सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, भी तो एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस प्रॉपर आ रही। आई थिंक स्क्रीन फ्रीज है ना। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के बारे में भी कुछ बोलिए। बोल दें, बताइए, बोल दें, डरेंगे तो नहीं। हाँ, सर वो क्या क्या हो गया भाई? चलो तो सर कौन सी जिम जाते हो? चलो तो स्टार्ट करते हैं। IBSIO का PYQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। काफ़ी टाइम बाद हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं बिकॉज बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाने की वजह से ये सीरीज़ जो है बीच में रुक गई थी, तो इसीलिए हम इसको फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब बताइए कौन सा सही है ऑप्शन देख के। तो पंचायत समिति पहली बात तो होती क्या चीज़ है, तो हमें पता है कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम होता है ना। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस पे 23 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था आपको पता है? 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जो इफेक्टिव हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। जिस दिन हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन ही आपको याद होना चाहिए 2020 में कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसका नाम एस से शुरू होता है, ज़रा बताएंगे। तो सबसे जो लोकल विलेज लेवल है, विलेज लेवल पे क्या होता है? ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है। ब्लॉक लेवल पे यानी कि बीच इंटरमीडिएट लेवल पे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है। और अगर बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो यहाँ पर क्या होता है? ज़िला परिषद होता है, ज़िला परिषद होता है। बस ये होता है कि नाम कहीं कहीं पे कुछ कुछ स्टेट में अलग हो सकते हैं। तो स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था, स्वामित्व स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से प्रॉपर्टी कार्ड की स्कीम थी भाई। आपको प्रॉपर्टी को मैप किया जाएगा और उसका एक रिगार्डिंग आपको एक कार्ड दिया जाएगा, वो है स्वामित्व स्कीम, जिसको 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। पंचायत समिति क्या होती है? तो ग्राम पंचायत, ये इसको हम पंचायत ऑफ पंचायत्स बोलते हैं, यानी कि जितने भी काफ़ी सारे, मतलब एक ब्लॉक लेवल होगा, ब्लॉक में जितने भी पंचायत होंगी उनको एक कोऑर्डिनेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है पंचायत समिति। ओके, तो पंचायत समिति की जो स्ट्रेंथ होती है वो समिति एरिया के पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करती है कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑल दी सरपंच ऑफ द ग्राम पंचायत आर नॉट मेंबर्स ऑफ द पंचायत समिति एट द सेम टाइम। सेम टाइम में सारे सरपंच ग्राम पंचायत के मेंबर्स नहीं होते हैं, ये भी सही है। द समिति इज इक्विप्ड विद द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कॉल्ड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नाउ दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होता है यहाँ पर। जो अगर हम बात करें पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी, ठीक है, का जो हेड होता है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। पता नहीं एक बार जब मैं मतलब स्कूल जाता था, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तब की बात है ना, तभी फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, तो टीवी होती थी, तो मम्मी एक सीरियल देखा करती थी। उस सीरियल में एक लड़की हुआ करती, मतलब वो प्रिपरेशन कर रही थी, पता नहीं कुछ ऐसा ही टाइप सीरियल था, ठीक है। वो गरीब घर से थी, एक थी अमीर घर से थी, ठीक है, दोनों प्रिपरेशन करती हैं। फिर एक जो गरीब घर से थी उसका BDO में हो जाता है। तो मम्मी मुझे मोटिवेट किया करती थी कि सिखाओ कुछ। हमने कहा भाई
रियल का थोड़ी ना, लेकिन ना मम्मी उसको रियल मान के बैठ मतलब समझती थी काफ़ी, लेकिन मोटिवेशन देती थी और काफ़ी मोटिवेशन आता भी था कि बड़े होकर वीडियो बनेंगे, ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ऑप्शन 1 एंड 2। क्राइम पेट्रोल नहीं था, अफसर बिटिया, हाँ सही बोले हो, अफसर बिटिया था उसका नाम सीरियल का। तुम भी देखे हो लगता है, कौन? ब्रेन बाइट्स, हाँ, स्टूडियोज कीड़ा, सृष्टि से धूम तना, हाँ रिया, सभी लोग पहचान गए यार, तो सभी लोगों ने देखा है। अबे अब लड़की क्या होगा, मतलब क्या, अब घर में ऐसा तो है नहीं कि मल्टीपल टीवी हैं घर में या फिर कुछ इस टाइम पे फ़ोन वगैरह होते थे, चलता तो देखना पड़ता था। हाँ यार तुम लोग तो सही पहचान लिया, असर बिटिया था। सब देखे बेटा, हमको बोल रहा हो देखे सब हो क्यों। द रिवर राइजेज इन द सह्याद्रीज, गोदावरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? द रिवर राइजेज इन द सह्याद्रीज नियर द त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। अब मैंने सुबह ही जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, जहाँ पे SSC स्टेनो के क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे मैंने आपसे पूछा भी था, है ना, कि वेस्टर्न घाट्स को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सह्याद्रीज। तो त्र्यंबकेश्वर में राइज करती नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से ही, वेस्टर्न घाट से ही, यानी सह्याद्री से ही कृष्णा रिवर भी ओरिजिनेट करती है। कहाँ से ओरिजिनेट करती है जरा आपको बताना है कमेंट में, पॉइंट क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। एट धौलीसरम, ठीक है, वो तो इन्होंने अंग्रेजों ने बना दिया उसका धौलाईसरम, लेकिन धौलीसरम है ये। द रिवर डिवाइड्स इंटू 2 ब्रांचेस, द गौतमी एंड द वशिष्ठ। सही है ये आपका बिल्कुल। जो मुहाना है, मुहाना मतलब मुहाना तो नहीं बोलना, मतलब डेल्टा बोलना सही रहेगा, आंध्र प्रदेश में पड़ता है इसका, किसका, गोदावरी का। तो वहीं पे डेल्टा के पास में ये दो, मतलब जैसे ये आई, ठीक है, और ये इस तरह से डिवाइड करेगी, मतलब ट्रिब्यूटरी नहीं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो इट डिवाइड्स इंटू 2 ब्रांचेस, गौतमी एंड वशिष्ठ। दी गौतमी ब्रांच ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द यनम एनक्लेव। गौतमी की अगर बात करें, यनम एनक्लेव ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। तो हमें पता है कि जो पुडुचेरी है वो 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, एक तो यनम है आंध्रा में, तमिलनाडु में पौंडीचेरी है, एंड माहे है, ठीक है, और कराईकाल भी यहाँ पर। ये माहे है केरला में, यनम है आंध्रा में, पौंडीचेरी है तमिलनाडु में, और कराईकाल भी है तमिलनाडु में, और सबसे साउथ में कराईकाल ही पड़ता है, ठीक है। इससे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा इसमें से सबसे श्रीलंका के पास में है, तो इट वुड बी कराईकाल। ओके, तो आंसर क्या होगा? गौतमी ब्रांच ज्वाइंस द बे ऑफ बंगाल फ्लोइंग थ्रू द यनम एनक्लेव ऑफ यूटी ऑफ पुडुचेरी। बात बिल्कुल सही है। ऑन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द बालाघाट एंड महादेव रेंजेस टचिंग फोर्थ फ्रॉम द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। यानी कि नॉर्थ में बालाघाट और महादेव रेंजेस देखने को मिलेंगी, जो कि बिल्कुल ही क्या है, गलत है। ये हिंदी में क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखो, तो ये आपकी है, देख रहे हैं आप, ये है आपकी गोदावरी रिवर, दिख रही है आपको, गोदावरी रिवर। ऊपर है सतमाला हिल्स, ठीक है, नीचे है बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज। बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्र रेंज नीचे है, साउथ में है, नॉर्थ में नहीं है, ठीक है। महादेव हिल्स तो नॉर्थ में है ऊपर, बट आपकी बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र नहीं लिखा है लेकिन बालाघाट तो लिखा है ना, ठीक है, कि ऑन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाई बालाघाट एंड महादेव। नॉर्थ में महादेव तो है लेकिन बालाघाट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। महादेव है यहाँ पर लेकिन साउथ में यहाँ पर बालाघाट है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं गोदावरी की? तो कैसे याद करते हैं? PPP, ठीक है, World War I, है ना, और क्या था, MS सुब्बलक्ष्मी, है ना। तो ये है मांजरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, पूर्णा, प्राणहिता और पेनगंगा। ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। और कृष्णा कहाँ से निकलती है? हाँ जी, महाबलेश्वर से निकलती है। वो भी आपका पड़ता कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में, दैट इज़ महाराष्ट्र में ही पड़ता है वो भी आपका। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, 1, 2 and 3. थर्ड क्वेश्चन इज दिस, हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का औपचारिक राज्य प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर? तो होम मिनिस्टर किसका हेड होता है, जरा कोई बताएगा? किसका चेयरमैन होता है? क्या हमने ऐसा पढ़ा है जिसका चेयरमैन होम मिनिस्टर होता है, और किसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है? मतलब क्या हमने ऐसा पढ़ा जिसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है? और फाइनेंस मिनिस्टर किसका चेयरमैन होता है, ये भी बता दो जल्दी से। तो प्रेसिडेंट वुड बी द करेक्ट आंसर। फॉर्मल हेड होते हैं, अगर आप देखो तो आर्टिकल नंबर 53 में भी लिखा है कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन, व्हाट? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द यूनियन इज प्रेसिडेंट।
चेयरमैन ये किसके होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल आपको पता है आर्टिकल नंबर, विच आर्टिकल, जल्दी से बताओ। चेयरमैन अगर ये बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके चेयरमैन होते हैं। नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी दैट इज़ एमडीएमए के चेयरमैन होते हैं, और किसके चेयरमैन होते हैं? इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसके चेयरमैन होते हैं अंडर आर्टिकल नंबर, विच आर्टिकल? चेयरमैन ये किसके होते हैं? जोनल जो काउंसिल्स होती हैं। कितनी टोटल जोनल काउंसिल्स हैं, और क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? जल्दी से बताइए। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 279A, आर्टिकल नंबर 263, जोनल काउंसिल्स आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दे आर स्टैट्यूटरी बॉडी formed under States Reorganization Act of 1956। 1956 का जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके तहत बनाई गई है। जोनल काउंसिल्स टोटल 5 हैं, 5, जी हाँ। एक तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ठीक है, और सेंटर की, तो ये 5 है। नॉर्थ ईस्ट की जो जोनल काउंसिल है वो अलग से 1971 का एक्ट है उसके तहत बनी है, वो अलग है, ठीक है। हमको अपने में शामिल मत करिए, वो बोलती है। गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या इंक्लूडेड था ये आपको कमेंट में बताना है, जल्दी बताइए। इज दिस सफिशिएंट फॉर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जी के? येस इट इज़ सफिशिएंट, ठीक है, इट इज़ सफिशिएंट। अगर हम उसके लिए कर रहे हैं सीआईयू के लिए तो ऑब्वियस बात है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए तो इनफ होगा ही। सर जी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जीके जीएस की स्ट्रैटेजी के लिए हेल्प कर दीजिए प्लीज़। कब है एग्ज़ाम अभिषेक सिंह? चलो, तो गांधी इरविन पैक्ट, दी पैक्ट प्रपोज्ड, तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। ये हिंदी में रहा क्वेश्चन आपका, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस दैट इज़ आईएनसी एग्रीड टू टेक पार्ट इन द आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टोटल कितनी हुई? टोटल 3 हुई, ठीक है। फर्स्ट आपकी 1930 में, सेकेंड 1931 में, एंड थर्ड 1932 में। तो टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन हुई, और इसमें से सेकेंड वाली में ही सिर्फ कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया, और वो यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसकी चर्चा हो रही है वही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। हुआ कब था ये? मार्च 1931 में हुआ था, ध्यान रखना। 2 मार्च 1931 को गांधी और उस टाइम का जो वॉइसरॉय था इरविन, उनके बीच में पैक्ट हुआ था। आईएनसी वुड स्टॉप द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वो सीडीएम जो चल रहा था, जो स्टार्ट हुआ था विद द डांडी मार्च और विद द सॉल्ट सत्याग्रह 12 मार्च ऑफ 1930 को, और कब तक चला था ये मार्च? 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जिसमें कि 78 लोगों ने गांधी जी को अकम्पनी किया था फ्रॉम साबरमती विच इज़ इन अहमदाबाद टू डांडी इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसको स्टॉप कर दिया था, लेकिन बाद में जब ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आए गांधी जी और बाकी कांग्रेस वाले इंडिया में वापस, तो इन्होंने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, बिकॉज इनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया, नहीं माना गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इसलिए withdrawal of all ordinances that curb the activities of the Congress। सारे ordinances को वो किया जाएगा, ठीक है, विदड्रॉ किया जाएगा। withdrawal of the all prosecutions except those involving violent crimes। release of those who were arrested for taking part in the CDM and removal of the salt tax। जो salt tax लगाया जा रहा है उसको हटाना है, नहीं लोग अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बना सकते हैं, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है दी पैक्ट प्रपोज्ड अनदर आरटीसी टू डिस्कस दी एग्रीमेंट्स इन द फर्स्ट वन। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें पता है कि पहले की बात दूसरी हुई थी और उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया भी था, ठीक है। तो यानी अगर 2 या 3 में एक भी कोई गलत हुआ, अपने आप थर्ड आंसर हो जाएगा, और अगर दोनों में से एक भी सही हुआ, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोनों में से कोई गलत है क्या। द INC was to withdraw the CDM immediately and effectively in all respects। ये भी सही है। अब यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि हाँ ऑल है, आपको लग सकता है कि एक्सट्रीम कीवर्ड है, बट आप थोड़ा सा वही है ना कि आंख बंद करके तो मारना नहीं है, थोड़ा सा पढ़ लो कि INC was to withdraw the CDM immediately। मैंने आपको अभी बताया कि CDM को विदड्रॉ किया था। अब ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा विदड्रॉ किया था, नहीं थोड़ा बाकी रह गया था, ऐसा तो नहीं होगा ना। द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज ऑल्सो वुड ऑल्सो बी विदड्रॉन फोर्थविथ, यानी कि जो बॉयकॉट है ब्रिटिश गुड्स का उसको भी विदड्रॉ कर लिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल नॉट कंडोन ब्रीच ऑफ द एग्जिस्टिंग लॉ रिलेटिंग टू सॉल्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड वुड दी सॉल्ट एक्ट बी अमेंडेड। ये भी सही है, तो आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। चौथा अपने आप गलत होना ही पड़ेगा, उसको चौथे को गलत होना ही पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लोकसभा आर करेक्ट। तो लोकसभा के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है बताइए, ठीक है। और आपको लास्ट में बताना आपके कितने सही हुए। बॉयकॉट परमार, अच्छा किस लिए नहीं, क्या हो गया है,
अब कुछ मज़ा नहीं आ रहा है तो ले लो बॉयकॉट पर, कुछ भी है। अभी चप्पल फेंक के मारेंगे, मुंह में लगेगी सीधा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ बोलते नहीं है तो फिर हाँ ठीक है। लोकसभा वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 17 अप्रैल 1952। तो जो लोकसभा है वो 17 अप्रैल 1952 को कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ठीक है। एज मैनी एज 17 जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा हैव बीन हेल्ड एज ऑफ December 2023। मान लेते हैं नहीं पता है 17 हैं कि कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। वैसे तो यार हम लोग पढ़ते हैं फैटमैन, अगर आपके पास है तो फैटमैन में भी लिखा हुआ है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। नो, कौन था? GV मावलंकर थे, ठीक है। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। एंड यू कैन रिकॉल कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म किए, तो उसमें से 2 प्राइमरी फंक्शंस थे। पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, विच वॉज दी, अगर हम देखें तो प्राइमरी फंक्शन। दूसरा अगर हम देखें तो एक बड़ा मेजर फंक्शन है लॉ बनाने का फंक्शन। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो राजेंद्र प्रसाद उसके हेड होते थे, और जब लॉ बनाने के लिए बैठती थी तो GV मावलंकर, दैट इज गणेश वासुदेव मावलंकर, उसके हेड होते थे। और वही बाद में लोकसभा के पहले स्पीकर भी बने, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शनड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट। ये भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए GV मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर। एंड ये भी गलत होगा बिकॉज पहले डिप्टी स्पीकर मावलंकर नहीं, वो तो पहले स्पीकर थे, ये थे MA अयंगर। दूसरे कौन थे बता दो, एकदम तुमको अभी हम टॉफी दे देंगे, बताओ। तीसरा चौथा तो गलत ही है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2, 1 and 2 ओनली। तो दूसरे कौन थे? सरदार हुकुम सिंह, हुकुम, ठीक है। चलो सर क्या हो गया आज? स्टूडेंट्स नहीं आए हैं क्लास में, लगता है सर ने प्रोटेस्ट के बाद क्विट। तुमको इस बात की क्या चिंता है? पढ़ लो आके, IB के लिए तैयारी कर रहे हो तो पढ़ लो आगे। ये SSC क्लास तो चल नहीं रही है कि स्टूडेंट कम आए हैं। तुमने क्या ठेका ले रखा है सबका कि कम आएंगे तो ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा आएंगे तो कम आएंगे? इसी में तो जीवन कट जाएगा। हैं, कम आए हैं, ज़्यादा आए हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। अब वो डाउट हो गया तो अब नया डाउट आया भाई साहब का। व्हाट विल बी द कट ऑफ फॉर ASIO? कट ऑफ दो नंबर रहेगी, कट ऑफ 2 नंबर। तो मैं आ जाएंगे ना 2 नंबर, बताओ इतनी रहेगी कट ऑफ। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles which are known as human made resources। बिल्कुल, बिल्डिंग, ब्रिजेस, इनको नेचर ने तो नहीं बनाया, तो ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक रिसोर्सेज ये कहलाएंगे। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो भाई टेक्नोलॉजी को किसने बनाया? नेचर ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेकंड 5-year प्लान ऑफ इंडिया? भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सेकेंड 5-year प्लान के अगर बारे में बात करें तो 1956 से लेकर 1961 1961 तक चला। एंड हम इसको PC महालनोबिस बोलते हैं कि इनके मॉडल पे बेस्ड था। तो लेकिन ये प्लान सिर्फ इन्होंने प्रिपेयर किया था ओनली, द ड्राफ्ट ऑफ दिस प्लान वॉज प्रिपेयर बाई PC महालनोबिस ओनली। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दिस प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो ये हम पढ़ते हैं कि जो सेकेंड 5-year प्लान था उसका जो गोल था दैट वॉज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण करना, ठीक है। और इसके तहत कितने स्टील प्लांट स्टैब्लिश किए गए थे जरा बताइए? तो दूसरा वाला यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली 2। तो टोटल 3 स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया था। कौन कौन से थे? एक तो भिलई, एक रावरकेला और एक दुर्गापुर। कहाँ पे हैं और किसकी हेल्प से स्टैब्लिश किए गए थे, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो भिलई छत्तीसगढ़ में, रावरकेला कहाँ पर है? उड़ीसा में, और दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में। किसकी हेल्प से? याद करो, पिलाई करी थी किसकी? अमेरिका की या फिर पाकिस्तान? किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से, USSR। रावरकेला खाया था हमने किसके साथ? जर्मनी के साथ, ठीक है। एंड दुर्गा जी की पूजा करी थी किसके साथ? वेस्ट बंगाल में है, किसके साथ? UK के साथ, यूनाइटेड किंगडम, दैट इज ब्रिटेन के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। तो निम्नलिखित स्मारकों के उनके निर्माण के कलानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। करें जल्दी से, जल्दी से करें। सर करंट अफेयर का PDF हिंदी में देना। हाँ हाँ, हिंदी में भी देंगे।
परमार सर प्लीज़ स्पीक इंग्लिश। नित्य सुंदर इंग्लिश स्पीक। ओके देखो भाई, इंग्लिश का ऐसा है ना कि पता नहीं लाइव में शायद नहीं होता है वो एआई वाला फीचर, ऑटो डब्ड का ना, रिकॉर्डेड में ही रहता है वो। तो अंग्रेजी हम बोल देंगे तो फिर हिंदी वालों को दिक्कत होगी। ऐसे नहीं मैं बोल नहीं सकता हूँ, बोल सकता हूँ मैं, लेकिन फिर बाकी लोग को, नॉर्थ इंडिया वाले स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी ना। ठीक है, इतना ही अंग्रेजी हो सकता है बस। अरेंज दी फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स। तो देखो, हुमायूं का टूम किसने बनवाया? नहीं, किसने बनवाया हुमायूं का टूम, जल्दी बताओ। तो हुमायूं का टूम कब बना होगा? अगर हम देखें तो हुमायूं के कार्यकाल के टाइम पे ही बना होगा। मतलब हुमायूं का, ठीक है, मर गया होगा तो उसका वो मकबरा बना होगा, लेकिन अगर आप देखो तो उसी के आसपास टाइम बना होगा। ठीक है, इसको पहले बनाया किसने था? तो हाजी बेगम या बीगा बेगम ने बनाया था, इसकी वाइफ थी हाजी बेगम या बीगा बेगम ने। टूम्ब ऑफ इतिमादुद्दौला आगरा, ये इसको हम बोलते हैं पता है क्या? इसको बोला जाता है बच्चा ताज या मिनी ताज। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था जहांगीर की पत्नी। वैसे तो कई सारी पत्नियां थीं, लेकिन एक पत्नी जिसका नाम, जो उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी, नूरजहां। तो नूरजहां ने अपने फादर के लिए इसको बनवाया था। सलीम चिश्ती की टूम फतेहपुर सीकरी। सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, जो फतेहपुर सीकरी में आप देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि पूरी जो फतेहपुर सीकरी है उसको किसने बनवाया था? उसको बनवाया था अकबर ने। क्यों? क्योंकि अकबर का बेटा नहीं हो रहा था, तो जो सलीम चिश्ती है उन्होंने ब्लेस किया अकबर को कि जाओ बेटा तुम्हारा बेटा होगा। जहांगीर हुआ फिर। और रबिया दुरानी का जो टूम्ब है औरंगाबाद में, ये भी ताजमहल की तरह है, बिल्कुल कॉपी है ताजमहल का, एकदम पूरा उसी स्टाइल में। और इसको किसने बनवाया था? इसको प्रिंस आज़म शाह ने बनवाया था, जो औरंगज़ेब का बेटा था। किसकी याद में बनवाया था इसको? तो अपनी मदर के नाम पे इसको मतलब बनवाया था। ये सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो राबिया दुरानी जो है वो उसकी मदर थी। ठीक है, किसकी? आज़म शाह की। ठीक है, तो वहीं पे ही आपको देखने को मिलेगा। और इसी को ही हम बोलते हैं क्या? बीबी का मकबरा। ठीक है, जो औरंगाबाद में है, पहले औरंगाबाद होता था, अभी वो संभाजी नगर हो चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी के जो बेटे थे संभाजी, जिन पे अभी मूवी भी बनी थी छावा, उनके नाम पे। तो अब अगर आप अरेंज करने जाएंगे तो हुमायूं पहले आया था, हुमायूं के बाद उसका बेटा आया था अकबर, देन उसके बाद उसका बेटा जहांगीर आया था, बिकॉज जहांगीर की वाइफ है ना नूरजहां, तो उसके टाइम पीरियड की बात हो रही है। एंड उसके बाद रबिया दुर्रानी औरंगाबाद थी। कौन? औरंगज़ेब के टाइम की बात है। औरंगज़ेब तो बाद में आया था। तो 1324 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 1526 में हु डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा? वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता है बाबर। अब क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं कि 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। देन 1504 में ये काबुल अफगानिस्तान में आके बैठा। 1526 में इसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। और इस तरह से हम इसके 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स याद करते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया और घर को चला गया। ठीक है, घर को चला गया। तो 1526, 1527, 1528 एंड 1529 इब्राहिम लोदी को हराया, राणा सांगा को हराया, मदनी राय को हराया और अफगान्स को हराया और मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया 1530 में। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द रिलीजियस टेक्स्ट एंड एसोसिएटेड रीजन्स आर करेक्टली मैच्ड। कौन सही मैच्ड है ये आपको बताना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ख़त्म करिए। तो IB सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए इनफ है क्या? बिल्कुल इनफ है, बिल्कुल इनफ है। चलो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? अरण्यका। अरण्यका क्या है? हर्मिट्स। अरण्यका का मतलब है जंगल, जो जंगल में रहते हैं उनको परफॉर्म करने अरण्यका। अगर आपको याद हो, ये वेदास के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हिंदुइज्म तो सही है। जन्म सखी सिखिज्म मान लेते नहीं पता। अगम सूत्र ये हम पढ़ते हैं जैन धर्म से। त्रिपिताका बुद्धिज्म धर्म से। अब त्रिपिताका कौन कौन से पिताका जरा कमेंट में बताएं। यानी इसने 3 और 4 को इंटरचेंज कर दिया है। गलत गलत गलत, आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 1 एंड 2। ओके, त्रिपिताका में अगर हम बात करेंगे तो अभिधम्म पिताका, अभिधम्म पिताका, सूत पिताका एंड विनय पिताका। ठीक है, अभिधम्म, सूत और विनय पिताका त्रिपिताका है ये। इसमें है बुद्ध जी के जो
प्रीचिंग्स हैं या फिर फिलोसफिकल टेक्स्ट है, ठीक है, फिलोसफिकल टेक्स्ट है इसमें। सूत्र पिताका में सरमन्स हैं एंड विनय पिताका में रूल्स एंड कंडक्ट्स दिए हुए हैं जो बुद्धिस्ट मंक्स को परफॉर्म करने होते हैं। कमेंट में आप बताइए कि चैत्य और विहार क्या होते हैं। व्हाट आर चैत्य एंड विहारास। चैत्य और विहार क्या होते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट में। एंड अगला क्वेश्चन है, जनरली ट्राइब्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया बट विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉट एसोसिएटेड विद मेजर ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो चैत्य क्या होते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप। एंड विहार क्या होते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे। आप में से कितने लोगों ने देखा है चैत्य और विहार, एक्चुअल में विहार कितने लोगों ने देखा है? मैंने देखा है। जनरली ट्राइब्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो कहाँ पर नहीं होंगे, दिल्ली में। झारखंड में ट्राइब्स नहीं होंगे, बताओ झारखंड में ट्राइब्स नहीं होंगी, भगवान बिरसा मुंडा का गढ़ है ये। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है, यहाँ तो होंगे। ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी ट्राइब पाई जाती है? लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में किस ट्राइब की है, बताइए जल्दी से। तो ये कौन सी ट्राइब है? अब भील ट्राइब है यह, ठीक है। टोटल जो एसटी पॉपुलेशन है उसका 38% सिर्फ भील ही है 2011 के हिसाब से। सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, भील की अगर बात करें, ठीक है। देन अगर बात करेंगे तो हाँ, भील के बाद आपको देखने को मिलेगी गोंड हो गए, ठीक है, गोंड। भील के बाद आते हैं गोंड, जो टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 26% है। ये 38%, ये 26%। इसके बाद आते हैं संथाल। संथाल रिबिलियन कब हुआ था? 1855 में हुआ था। याद है आपको? सिद्धू मुर्मू, कन्हू मुर्मू, इन्होंने इसको लीड किया था। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो बताइए कौन सा सही है यहाँ पर? कमीशन एंड कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिशियल लैंग्वेजेस किस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है? पहले तो ये बताओ जल्दी से, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट एज टू द प्रोग्रेसिव यूज ऑफ द हिंदी लैंग्वेज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन। पार्ट नंबर 17 में दिया हुआ है और आर्टिकल नंबर 344 में लिखा हुआ है कि इस तरह का कमीशन और कमेटी बननी चाहिए। कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा। प्रेसिडेंट सही है, ठीक है। कि किस तरह से इसको हम यूनियन जो हिंदी लैंग्वेज है उसके यूज़ को और प्रमोट कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, कैसे उसके प्रोग्रेसिव यूज़ को बढ़ा सकते हैं हिंदी के, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो कैसे हम बढ़ा सकते हैं इसको लेके प्रेसिडेंट एक कमीशन बिठा सकता है, बना सकता है। ये कमीशन में टोटल अगर हम बात करेंगे टोटल 30 मेंबर होंगे, ये भी सही है आपका। 30 में से 10 मेंबर्स आएंगे आपके, 20 मेंबर्स आएंगे आपके काउंसिल ऑफ स्टेट से, नहीं लोकसभा से, मतलब हाउस ऑफ पीपल से, और 10 आएंगे काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा से। इसने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। इसने क्या किया? इंटरचेंज कर दिया। और आपको बताना है पहली जो मीटिंग है लोकसभा और राज्यसभा की वो कब हुई थी? तो तीसरा वाला गलत हो गया, आंसर हो गया 1 और 2। और ध्यान रखना इसका चेयरमैन कौन होता है? हु चेयर्स दिस कमिटी? तो इसका चेयरमैन होता है होम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 343 क्या बोलता है? ये बोलता है कि हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट शैल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है, ये बोलता है। और वहाँ पर इंग्लिश का भी यूज़ है, लेकिन बोला गया है कि सिर्फ 15 साल तक, 15 ईयर्स के बियॉन्ड, यानी कि इंग्लिश हिंदी दोनों के यूज़ को बोला गया है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और इंग्लिश भी साथ साथ कंटिन्यू होगी, लेकिन 15 साल बाद उसके यूज़ को गिव अप कर दिया जाएगा, उसके यूज़ को प्रमोट नहीं किया जाएगा आगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आगे बढ़ें। 13th आइए। टिपिकली डैश आर पेपर्स बियरिंग द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर स्ट्रीम ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आमतौर पर डैश ऐसे कागजात होते हैं जो एक निश्चित अवधि में भविष्य में मौद्रिक रिटर्न की धारा का वादा करते हैं। तो ये क्या है? दीज आर बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर 3। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़कात इन इस्लाम? इस्लाम में ज़कात का अर्थ क्या है? फास्टिंग, प्रेयर, आल्म्स गिविंग या पिलग्रिमेज? तो ज़कात है आपका आल्म्स गिविंग, जो दान दिया था। फास्टिंग इसको क्या बोलते हैं? कुछ तो बोलते हैं यार, सौम करके कुछ होता है नाम, ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। प्रार्थना को तो सलाह बोलते हैं, ठीक है। और ये जो दिया जाता है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, तो हज के लिए होती है
सौम बोलते हैं क्या? कोई है यहाँ पे जो बताएगा? मुस्लिम हमारा स्टूडेंट जो इस्लाम को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, सौम ही बोलते हैं ना इसको? क्यों? दान, अच्छा सौम सही लिखा ना? सही लिखा है, यस सतीश। तो व्हाट टू डू फॉर करंट अफेयर के लिए वीडियो डाला था मैंने, उसमें आप देख लो व्हाट टू डू फॉर करंट अफेयर्स। ठीक 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 ठीक। और भाई एक ग्रुप बना हुआ है आईबी के लिए, ठीक है? अभी आप में से काफ़ी लोग हो गए उस ग्रुप में, लेकिन वही ना कि अभी पता नहीं बुक में देख कर बात कर। बाकी ग्रुप में अभी कुछ रेगुलेशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुए हैं, ठीक है? उसमें वो बॉट वगैरह ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि कुछ भी लोग सेंड कर रहे हैं, है ना? तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956? दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान, द प्लान विच ट्राइड टू बिल्ड द बेसिस फॉर अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सही है, सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है, जिसको कि इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या किया गया था? एक तरह से लाइसेंस राज वैसे तो 1948 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन एकदम से बहुत रिजिड हो चुका था, यहाँ पर पुख्ता हो चुका था लाइसेंस राज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। द रेजोल्यूशन क्लासीफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 2 कैटेगरीज ओनली, सिर्फ 2 ही यहाँ पर कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज 3 शेड्यूल्स में क्लासीफाई किया गया था, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। शेड्यूल ए में टोटल 17 इंडस्ट्रीज़ थी, शेड्यूल बी में टोटल 12 इंडस्ट्रीज़ थी, और रिमेनिंग जो थी वो शेड्यूल सी में थी, ठीक है? रिमेनिंग इसमें वो थी जो जिसमें पूरी तरह से जो गवर्नमेंट के हाथ में होंगी, ये वो हैं जिसमें कि गवर्नमेंट इनको एग्जीक्यूट करेगी, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की हेल्प ले सकती है। और ये क्या है? जो पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में थी। इसमें कैसी कैसी इंडस्ट्रीज़ थी? जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस, बैंकिंग, ये सब थी, ठीक है? डिफेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, एविएशन हो गया, ठीक है? ये सारी जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ थी वो शेड्यूल ए में पड़ी हुई थी। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बिकॉज 2 नहीं 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था, तो ओनली 1 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन होम एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट की बात हो रही है, तो आंसर गवर्नर ही होगा। इन द ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया द मौर्याज वर सक्सीडेड बाई होम? पूर्व और मध्य भारत में मौर्य के बाद कौन शासक बना? शुंगा या कण्वा? कौन बना? तो मौर्य की अगर बात करेंगे तो लास्ट रूलर कौन था इनका? कौन था लास्ट रूलर इनका? तो मौर्य के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने धनानंदा जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको हरा के थ्रोन पे बैठे थे विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य और विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो उसके बाद इनके जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ, जिनको कि मारा था किसने? इन्हीं के मिलिट्री कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट करी। देन इन्हीं के मिलिट्री कमांडर वासुदेव कण्वा ने इनको मारा, मतलब शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे उनको मारा। कौन है हमें जानने की जरूरत नहीं है। और कण्वा डायनेस्टी फाउंड करी। तो मौर्य के बाद शुंगा भी आए, कण्वा भी आए, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? सातवाना भी है, सातवाना यहाँ पर है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे। सातवाना किसके लिए जाने जाते हैं? तो एक तो आपको नासिक इंस्क्रिप्शन ध्यान रखना है, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी से एसोसिएटेड है, जो इस पूरी डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी। यहाँ पर ये सब अपनी मदर का नाम लेते थे, मतलब मदर का नाम पे अपना नाम रखते थे। तो मैट्रिलिनियल सोसाइटी थी, पैट्रियार्कियल थी नेचर की, बट मैट्रिलिनियल थी, ठीक है? और इन्होंने लेड कॉइन्स को स्टार्ट किया था, दैट इज कॉइन्स मेड ऑफ लेड। इन्होंने ब्राह्मणिज्म को पैटर्नाइज किया था, ध्यान रखना, पैटर्नाइज तो सबको किया था। सातवानाज ने जो है, अगर हम देखें जो एलोरा की केव्स हैं, गुफाएं हैं, वो इन्होंने ही बनवाना स्टार्ट करी थी। तो बुद्धिज्म को भी पैटर्नाइज किया था, बट फॉलो किसको करते थे? ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। पैटर्नाइज बाकी रिलीजन्स को भी किया, ओके? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग, थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर्स इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में औपनिवेशिक वास्तुकला का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट,
बता दीजिए। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और कहाँ पे है? ये एकदम समुद्र के किनारे पे है सिचुएटेड है, बिल्कुल समुद्र किनारे में, अरेबियन सी को देखता हुआ, ठीक है। अरेबियन सी यहाँ पर है और इसको देख रहा है एकदम ही, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया कब गया था, कब कमीशन किया गया था? तो 1911 में, अगर आपको याद हो तो किंग जॉर्ज 5 का कोरोनेशन हुआ था। ये इंडिया आया था, ये नया राजा बना था ब्रिटेन का, तो ये इंडिया आया था, ठीक है। ये दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था, 3 दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुए थे, 1877 में लिटन के टाइम पे, 1903 में कर्जन के टाइम पे, और तीसरा जो है ये किसके टाइम पे हुआ था? एच से नाम शुरू होता है उसका, जॉर्ज 5 के लिए हुआ था ये इंडिया में। और यहीं पे जब हुआ था कोरोनेशन तो क्या बोला गया था कि भाई जो बंगाल पार्टीशन है उसको एन्यूल करते हैं हम, जो बंगाल पार्टीशन है उसको एन्यूल करते हैं हम, रद्द करते हैं। और साथ ही साथ अब इंडिया की कैपिटल कैलकाटा नहीं, क्या होगी? दिल्ली होगी। तो ये कैपिटल शिफ्ट भी किया गया था जो 1912 में ऑफिशियल हुआ था, मतलब 1911 में अनाउंसमेंट हुई थी। और ये हार्डिंगे सेकंड, ठीक है, हार्डिंग सेकंड के टाइम पे जो है ये दिल्ली दरबार 3rd वाला ऑर्गेनाइज हुआ था, जब मतलब इसी के विजिट के लिए, जो इंडिया में विजिट होना था 1911 में, उसी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था, ठीक है। उन इंडिया गेट की अगर बात करेंगे तो इसमें जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जिन्होंने अपनी वर्ल्ड वॉर 1 में और 3rd एंग्लो अफगान वॉर में, किसमें? वर्ल्ड वॉर 1 और 3rd एंग्लो अफगान वॉर में अपनी शहादत दी थी, ठीक है, कुर्बानी दी थी, उनके नाम उसमें इंस्क्राइब किए गए इंडिया गेट में, जो कि बना था कब? ये 1921 से 1931 में बना था। 1931 में वॉइस रॉय कौन था जिसने कि इसका फीता काटा था, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया था? बताइए जल्दी से। तो इन दोनों में पहले कौन बना था? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, देन इंडिया गेट। दोनों थोड़े सिमिलर आर्किटेक्चर लगते हैं, ठीक है। ये एकदम समुद्र किनारे पे है, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। और पता है आपको कि जो आखिरी टुकड़ी है ब्रिटिश सोल्जर्स की, जो आखिरी टुकड़ी है 1948 में, 1948 में, वो यहीं से रवाना हुई थी। अरेबियन सी है बगल में, वहीं से रवाना हुई थी, ठीक है। तो और यहाँ पर एलिफेंटा आइलैंड भी है, वहाँ के लिए बोट राइड भी चलती है यहाँ पर, तो जब कभी जाइएगा तो ज़रूर करिएगा बोट राइड, लेकिन बेटा मानसून मत जाना, बहुत भयंकर पानी होता है वहाँ पे, ठीक है। आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3rd, मतलब सेकंड, ओके। दोनों कॉलोनियल आर्किटेक्चर दिखाते हैं। हाँ, इरविन था, बिल्कुल सही है, इरविन। सो प्लीज़ नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाओ, बिल्कुल बढ़ाएंगे दीपक। प्रोवाइड द लिंक ऑफ ग्रुप, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैं डलवा दूंगा इसको बाद में, मिल जाएगी भाई। स्पॉटिफाई पे बॉम्ब शॉट अपलोड कर दीजिए, ओके। इट वॉज कंपाइल्ड बाई मालविका अग्निमित्र, इट वॉज कंपाइल्ड, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इट वॉज कंपाइल्ड बाई कालिदास, बिल्कुल सही है। कालिदास जो कि नवरत्न थे, वन ऑफ किसके नवरत्नों में से एक थे, जिन्होंने और क्या कंपाइल किया था जल्दी से लिखिए कमेंट में। अब मालविका अग्निमित्र क्या? मालविका और अग्निमित्र की लव स्टोरी, अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3rd। और कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको कि विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, उनके कोर्ट में नवरत्न थे, और इन्होंने क्या लिखा था? मेघदूतम, ऋतु संहारा लिखा था, ठीक है। और मेघदूतम, ऋतु संहारा, कुमार संभवम, ये सब इन्होंने लिखा था, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा था इन्होंने, वो भी एक लव स्टोरी थी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव बीन एडेड बाय द 92nd Amendment Act of 2003 as scheduled languages in the 8th schedule of the Constitution of India? निम्नलिखित में से किसे 2003 के 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो हमें पता है कि टोटल जितनी भी हमारी टोटल लैंग्वेजेस हैं वो 8th शेड्यूल में हैं। पहले 14 थी, अभी कितनी है? टोटल 22 हैं। टोटल 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं, एक तो 21st अमेंडमेंट से, 71st अमेंडमेंट से, 92nd अमेंडमेंट से। बस 21st से सिंधी को ऐड किया गया, 71st अमेंडमेंट से कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को ऐड किया गया, और 92nd से BDSM दैट इज़ बोडो, डोंगरी, ठीक है, S से संथली और M से मैथिली, ठीक है। तो इन सबको ऐड किया इन सबको ऐड किया गया था। टोटल कितनी लैंग्वेजेस हो गई आपकी? 8 लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? BD। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। 92nd वाला पूछा ना, 2003 का। अच्छा 21st कब हुआ था? 21st 1967 में हुआ, तो ध्यान रखना 1967 में। और 71st कब हुआ था? 1992 में, ओके। 73rd अमेंडमेंट याद है आपको, पंचायत वाला, वो भी 1992 में, और ये भी 1992 में ही हुआ था, ठीक है। और यही ध्यान रखना मणिपुरी मैती है, अगर कहीं मैती लिख के आ जाए तो मैती और मणिपुरी अलग नहीं है, सेम ही है वो दोनों,
ओके, चलिए, तो हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है ख़त्म। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन एंड ओके। कुछ डाउट है तो आप कमेंट बता सकते हैं। बाकी जो ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आपको चाहिए तो आप पिछला जो वीडियो है आईबी का कल शाम को डाला था उसमें चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, प्लीज़ प्रोवाइड द डिजिटल नोट्स ऑफ दिस सीरीज़। डिजिटल नोट्स यार हर चीज़ के थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ। ओके सर, पेट का पेपर है 8 सितंबर को, यूपी जीके का। कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए। क्या कवर लगता है? कवर मस्त लगता है ना अपनी मैगजीन का, भाई सोच समझ के बनाया जाता है एकदम। सर और पढ़ाइए, खुद पढ़ने का मन नहीं करता। अच्छा, खुद मन नहीं है। नेक्स्ट क्लास जल्दी होगी, हो सकता है कल ही ऑर्गेनाइज हो जाए, बाकी आपको शेड्यूल मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन रहो यार, परमार एसएससी टेलीग्राम पे। कौन कौन है ऐसा जो अभी तक टेलीग्राम में नहीं है? और क्विज़ अटेम्प्ट करते रहो, ठीक है, क्विज़ ग्रुप भी अलग से बना हुआ है, वहाँ पे जुड़े रहो और वहाँ पे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। कल परसों मतलब जल्दी जल्दी अब सारे लेक्चर्स होंगे यार, ठीक है, जल्दी जल्दी ही होंगे सारे लेक्चर्स आईबी के, चिंता मत करो। बाकी करंट अफेयर भी आपको 4-5 दिन में मिल ही जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, धन्यवाद।